नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने बरेली रेंज में मेरी तैनाती के दरमियान रेंज के ज़िले शाहजहांपुर में हुई एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। बात 18 सितंबर 2020 की है। शाहजहांपुर में एक थाना है रौज़ा। रौज़ा चीनी मिल है वहाँ पर, रिलायंस की। रौज़ा पावर प्लांट है वहाँ पर, जहाँ से पावर जनरेशन होता है। और रोज़ा कस्बा भी है। उस दिन जुमे की नमाज़ थी। जुमे की नमाज़ के दिन सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा बंदोबस्त यानी अलग से पुलिस की पिकेट्स या पुलिस के गश्त का इंतज़ाम करना पड़ता है। रूटीन का है, कोई इसमें ऐसी विशेष बात नहीं थी। रोज़ा गांव के पिपरिया सड़क में कुछ लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद इकट्ठा हो रहे थे। बाकी दूसरे गांव से जो लोग जुमे की नमाज अदा करके आ रहे थे उसी कॉमन रूट से, वो भी इकट्ठा हो गए। संख्या ज़्यादा हो गई। चीता मोबाइल यानी कि जो बीट कांस्टेबल्स की मोबाइल होती है, मोटरसाइकिल मोबाइल, उसमें दो यंग 2015 बैच के दो सिपाही अपनी ड्यूटी पर थे, जुमे की नमाज की ड्यूटी पर। उन्हें किसी ने बताया कि पिपरिया सड़क पर कुछ नमाजी इकट्ठा हैं। ये सोचकर कि ज़रूर कोई न कोई इसमें कम्युनल एंगल होगा, कोई न कोई बात होगी, ये दोनों भाग के वहाँ पहुँच गए। काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ पर गांव के ही किसी व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि ज़रा सा नमाज के वक्त ये बता दीजिएगा कि पिपरिया सड़क से एक बच्चा गायब है कल सुबह 8 बजे से। नमाज में गए पिपरिया सड़क मोहल्ले के लोग, उन्होंने मस्जिद में मौलाना से रिक्वेस्ट की कि जुमे की नमाज़ ख़त्म होने के बाद एक अपील कर दीजिएगा कि इस तरह से वो लड़का गायब है। अगर किसी को कोई जानकारी हो तो हमें सूचित करें, हम पुलिस को बता के उसके बारे में और आगे की तहकीकात करेंगे। दोनों सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो भीड़ में लोग पूछा उनसे क्यों यहाँ इकट्ठा हो, तो लोगों ने कहा कि अभी नमाज के बाद हमारे जो मौलाना साहब जिन्होंने नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि हंसराज का लड़का जिसकी उम्र कोई 12 साल है वो गायब हो गया है, उसका पता नहीं लग रहा है। उन दोनों सिपाहियों ने कहा अच्छा आप लोग जाएं, मैं पिपरिया सड़क पर जाता हूं। लड़के का नाम था नीलेश। वहाँ किसी ने 12 साल उम्र बताई थी, लेकिन ये दोनों सिपाही सीधे पिपरिया मोड़ पर पहुँच गए। नीलेश के घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सुबह लगभग 8 बजे नीलेश गांव के बाहर खुदाया बाबा के देवस्थान के पास अपनी भैंसों को देखभाल के लिए घर से गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। दोपहर में खाने के समय जिस समय वो वापस आ जाया करता है, जब वो नहीं आया तो घर वालों ने खुदाया बाबा के देवस्थान के पास देखा, भैंसें उनकी सुरक्षित थी, भैंसें कहीं गई नहीं थी और लड़का वहाँ पर नहीं था। धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे गांव को ये पता लग गया कि इसका 10 साल का लड़का नीलेश गायब है और अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचा है। सिपाहियों को देखकर उनके घर वाले, उनके पिता हंसराज, माता, ये दोनों रोने लगे पपक पपक के और कहा कि साहब हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं और मेरा बेटा सुबह 8 बजे से गायब है। उसकी
फ़ोटो के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फ़ोटो है और क्या हुलिया थी, ये अगर आपके पास हो तो आप लेके थाने पर पहुंचिए। मैं भी थाने को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अभी वायरलेस करवा देते हैं, इधर उधर कहीं अगर चला गया होगा तो उसका पता लग जाएगा। नीलेश की माँ उर्मिला, उसका रो रो के बुरा हाल था। हंसराज, उसकी एक फ़ोटो और उसके बारे में जो जानकारी थी वो एक कागज़ पर किसी से लिखवा कर थाने पर चले गए। थाने पर थानाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह ने, जो उस समय तत्समय जो रोज़ा के थानाध्यक्ष थे, उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए, हम तब तक वायरलेस से इसके बारे में सूचना प्रसारित करके गांव में आ रहे हैं। थाने पर मुंशी को वो सामग्री यानी फ़ोटो और हुलिया ये सब उसको दिया गया और उससे कहा गया कि जो इसकी प्रक्रिया है गुमशुदगी की, उसमें जो जो होना है वो सब आप करते रहिए, मैं गांव में जाकर बात का पता करता हूं कि आखिर बात क्या है। थाने के कर्मचारियों ने अपना वायरलेस किया और उसका बिल्कुल सेट उसका रूटीन है, थानाध्यक्षों को नोट कराया। थाना कार्यालय से कहा कि आपका जो थाने का मोबाइल ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें ये फ़ोटो भेजिए। थाने से फ़ोटो भेजी गई और अगले 1 घंटे तक सबके पास फ़ोटो पहुंच गई कि 10 वर्षीय लड़के का नाम नीलेश है, ये कपड़ा पहने हुए है और सुबह 8 बजे से गायब है। राजेंद्र बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर साहब, इतना सब बता के बीट के सब इंस्पेक्टर को और कुछ सिपाहियों को लेकर पिपरिया मोड़ पहुंच गए। पिपरिया मोड़, वो गांव के लोगों से भीड़ इकट्ठा हो गई, गांव के लोगों से बात कर ही रहे थे कि शाम को, ये बात हो गई करीब 6 बजे की, शाम को अचानक ये हल्ला तेज हुआ कि गांव के ही सियाराम पुत्र निर्मल के गन्ने की खेत में नीलेश की लाश पड़ी हुई है। सभी लोग भाग के वहां पहुंचे, देखा नीलेश की निर्वस्त्र लाश पड़ी हुई है। देखने से स्पष्ट हो रहा था कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। ये सूचना तुरंत प्रसारित की गई कि जिस बच्चे की गुमशुदगी लिखाई गई थी उसको ढूंढने का प्रयास न किया जाए, उसकी लाश मिल गई है। एसपी शाहजहांपुर एस आनंद को भी ये सूचना बताई गई। रौज़ा चूंकि क्षेत्राधिकारी सदर के इलाके में है और एसपी सिटी का क्षेत्र है, शहर का क्षेत्र है, ये दोनों लोग भी वहाँ पहुँच गए। एसपी जब मौके पर पहुँचे तो वहाँ मौके पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाश उस जगह पे जहाँ थी वहीं पड़ी हुई थी गन्ने की खेत में। थाने के लोगों ने उसमें येलो टेप लगा दिया था ताकि जब फॉरेंसिक मोबाइल वैन आए तो सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हुई हो। एसपी जब वहाँ मौके के लिए रवाना हो रहे थे तभी उन्होंने फॉरेंसिक लैब जो होती है, मोबाइल लैब होती है, उसको, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, सर्विलांस की टीम को, इन सब लोगों को रवाना कर दिया। वो लोग उनके साथ पहुंच गए। गन्ने के टूटे हुए पत्ते, फुटप्रिंट्स, बाकी चीज़ों के निशान उसमें से उठाए गए। जो गन्ने से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से तो उनको ये पता होगा कि गन्ने की सतह पे एक सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसी लगी होती है। जब आप गन्ने को उखाड़ें, तोड़ें या उसको चूसने के लिए, गन्ना चूसने के लिए बच्चे उसको गांठ से तोड़ते हैं तो वो सफ़ेद सफ़ेद हाथ में लग जाता है, लेकिन उस समय ये कोई ध्यान नहीं देता कि उसका फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छा आता है। हालांकि वो चिकनी सरफेस नहीं होती, लेकिन वो नेचुरल पदार्थ होता है जो उस प्लांट के उस हिस्से को कवर करने के लिए, पत्तियों के 2 पत्तियों की गांठों के बीच में जो पोर्शन होता है उसमें वो हल्का सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा लगा होता है।
ऐसे ही कुछ गन्नों में जो हाथ के निशान मिले वो फिंगरप्रिंट भी उठा लिए गए। पंचायतनामा किया जाना था और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जानी थी, लेकिन गांव के लोग वहां अड़ गए कि साहब जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता हम बॉडी को नहीं जाने देंगे। एसपी और एसपी सिटी ने जिम्मेदार लोगों से बातचीत की। मान मनोवल के बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद उसकी शव का पंचायतनामा किया गया। पंचायतनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। बीटीएस, वहाँ की आईडी, डंप डाटा सब 1 घंटे में करीब वो भी उन्होंने उठा लिया। बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो साथ साथ परिवारी जन भी मॉर्चरी में पहुंच गए। बाकी लोग अपने अपने घर पहुंचकर कयास लगाते रहे कि आखिर क्या हुआ होगा। तरह तरह की बातें आती रहीं। जो बात जिसको पता लगती थी, बीट कांस्टेबल जो चीता मोबाइल होती है उनके सिपाहियों को फ़ोन पर बताते रहते थे। रात हो गई थी, पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ। 20 तारीख की सुबह पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में वही आया, एस्फिक्सिया ड्यू टू स्मोदरिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया बिकॉज ऑफ स्मोदरिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन, यानी गला और मुंह दबाकर दम घुटने से मौत। एक चीज़ और उसमें पोस्टमार्टम में आई कि बच्चे के कतिपय अंगों से भी छेड़छाड़ की गई है। ये थोड़ा ऐसी बात थी जिसे जो अचंभित भी करने वाली थी और दूसरा जो परेशान करने वाली थी। 10 साल का ही बच्चा था। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, नीलेश की मां उर्मिला की तरफ से उसी दिन अज्ञात व्यक्तियों या अज्ञात के विरुद्ध धारा 302, 201 का अपराध पंजीकृत कर दिया गया। क्राइम नंबर था 539/20, 539/20 बनाम अज्ञात। हत्या की धाराएं जो आईपीसी में उल्लिखित हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद बच्चे की बॉडी को पूरा गांव इकट्ठा होकर उसने अंतिम संस्कार किया। लगभग 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। पुलिस के बारे में यही था। अच्छा, उस समय जब डॉग स्क्वाड और सब लोग पहुंचे थे, तो जो हमारे यहाँ की सबसे अच्छी डॉग है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जिसके लिए मैंने अभी पिछले 2 अंक में शायद, जब बच्चे की लाश हौज में मिली थी, तो इसी डॉग ने, फीमेल डॉग है, इसका नाम है लाना, लेब्राडोर है ये। लाना ही वहाँ अभियुक्त के दरवाजे तक बार बार जाती थी, उस मेन रोड तक जहाँ उसका घर था। क्योंकि अभियुक्त और मृतक बच्चे का घर आमने सामने था, तो उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा था। लेकिन इनिशियल इंडिकेशन स्नाइफर डॉग ने ही दिया था, लाना ने ही दिया था। इस बार फिर लाना को ही ले जाया गया। लाना ने भी वहाँ बहुत कोशिश की, लेकिन गांव के भीतर जाकर वो भटक जाया करती थी। आती तो गांव तक थी, लेकिन गांव के भीतर जाकर भटक जाती थी। जैसे 3 या 4 बार उसको सूंघाकर, जो बच्चे के कपड़े हैं या बच्चे का कोई अंग है, उसको सूंघाकर और उसे छोड़ा जाता है, तो वो ट्रेल करती है, स्मेल को ट्रेल करती है, ट्रेल करता है जो भी डॉग होता है, और फिर वो गांव तक जाती थी। गांव में फिर वो दोबारा एक ही जगह, किसी जगह गई नहीं, भटक जाती थी। डॉग हैंडलर ने बताया कि साहब जो भी है वो इसी एरिया में है, इसी इर्द गिर्द में है जहाँ ये जाकर भटक रही है। इससे 100 मीटर की रेडियस में उस व्यक्ति का घर होना चाहिए। लोग छोड़े गए, कॉन्टैक्ट से लोगों ने पता करना शुरू किया। जो एक्सरसाइज मुखबिरी की होती है वो की गई।
लेकिन मुखबिरी से इस बार कुछ पता नहीं लगा। फिर भाग के वापस सब लोग उसी पर आए, सर्विलांस पर। जितना भी डंप डाटा इकट्ठा किया गया था 2-3 दिन में, 18 तारीख की ये बात है, 18 सितंबर 2020 की। 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, 21 हो गई, कुछ पता नहीं लगा। 22 की दोपहर तक ये बताया सर्विलांस के लोगों ने, तब तक हमें सभी मोबाइल कंपनियों से BTS के डाटा मिल जाएंगे और तब हम उसकी एनालिसिस शुरू करेंगे। लगभग घटना कितने बजे की थी ये अंदाज़ था। 8 बजे वो निकला है, 8 से लेके और 12-1 के बीच की घटना रही होगी। पोस्टमार्टम में भी संभावित मृत्यु का समय दिया जाता है कि बॉडी कितने घंटे या कितने दिन पुरानी है। उन दोनों को मिलाकर मैच करके ये समझा गया कि लगभग 11 से 12 के बीच की ये बात होगी। 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच उस पर्टिकुलर उस जगह पर जहाँ बॉडी मिली थी, वहाँ पर कौन कौन से नंबर ओरिजिनेट हुए थे या कौन कौन से नंबर टर्मिनेट हुए थे, इनकी एनालिसिस शुरू हुई। और फिर 6 या 7 नंबर इस जद में आए कि ये नंबर उस समय मौके के आसपास रहे होंगे। उन सभी के कैफ, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले गए, उनका नाम पता निकाला गया और फिर उनको बुलाया गया, उनको परसू किया गया। बाकी 4 लोग गांव के थे, आ गए, उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या बताई। घटनास्थल से काफ़ी दूर जो पगडंडी है उससे उनका आना जाना साबित हुआ। जिस काम से आना जाना बताया वो भी साबित हुआ, यानी वो एग्जैक्ट घर के मौके पर नहीं मौजूद थे। इसी बीच में एक जो उसमें 6 या 7 जो नंबर मिले थे उनमें से एक नंबर के बारे में, नंबर बंद था, कैब से उसका पता किया गया, बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा। फिर उसकी बी पार्टी यानी उसने किससे किससे बात की थी उससे लोकेट किया गया, तो ये पता लगा कि वह व्यक्ति है सोनू, जो गांव का ही रहने वाला है। सोनू पुत्र ज्ञानी, निवासी उसी मोहल्ले का पिपरिया सड़क, थाना रौजा, जनपद शाहजहांपुर। फिर जब वो नहीं मिला तो पता किया गया, तो पता लगा कि घटना के दिन से ही वो अपने घर पर नहीं है। घर वालों ने किसी अदालत के सिविल का कोई ज़मीन का मसला था, उस सिलसिले में वकील के यहाँ जाना और उसके बाद कोर्ट में जाना बताया। लेकिन उसके पहले के महीने भर के ड्यूरेशन में जब घर वालों से पूछा गया आप और कब कब कहाँ कहाँ गया, तो उन्होंने जो तिथि बताई, कभी उसका मोबाइल ऑफ नहीं हुआ था। वो जहाँ कहीं भी गया था मोबाइल उसका ऑन था। खैर, नंबर को लगवाया गया, अच्छे से उसे सुना जाने लगा। बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। 22 तारीख की शाम सोनू पुत्र ज्ञानी, निवासी पिपरिया सड़क, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। क्राइम ब्रांच ले आया गया शाहजहांपुर के। पुलिस लाइन में ही क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और वहीं एकांत में पूछताछ शुरू हुई। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से अध्याय शुरू किए गए होंगे जब उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि जो कुछ उसने किया था उसको पता था कि उसने क्या किया है और ये भी पता था कि उसकी क्या सज़ा है। इसलिए वो किसी भी तरह से झूठ बताकर, बहाने बनाकर, पेट दर्द बताकर, चक्कर खा के गिर जाना बताकर एक नया सिलसिला शुरू किया है तो वो बहुत पुराना, लेकिन इस बीच में ज़्यादा देखा गया है। अब ज़्यादा पूछताछ करिए तो अपनी जीभ को दांतों के बीच में दबा लेते हैं तो ब्लड आने लगता है, उस ब्लड को मुंह में इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद ज़ोर से, जैसे हिचकी आती है, उल्टी आती है आदमी को, तो उससे जब वो खांसते हैं तो वो जहाँ जो भी पूछताछ कर रहे हैं उनके सामने ढेर सारा मुंह से खून निकलता है। घबरा जाता है इंट्रोगेट करने वाला कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई, लगता है कहीं गलत जगह पे चोट लग गई।
फ़ौरन उसको वहाँ से उठा के और हॉस्पिटल ले जाते हैं। पहले पुलिस के हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ देखते हैं लोग, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस बीच में उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। जो जो क्रिमिनल्स हैं, ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स हैं, जिनको इस बात की जानकारी है या जो क्रिमिनल्स का बहुत साथ करते हैं, वो ये सब तरीके बताते हैं पुलिस से बचने वाले, कि पुलिस की पिटाई से कैसे बचा जाएगा, कैसे उनको मानसिक रूप से परेशान करिए तो वो फिर आप पर हाथ लगाना छोड़ देंगे। उनमें से एक तरीका ये भी है। ऐसे ही एक तरीके का उसने इस्तेमाल किया। डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं है, टीथ बाइट है टंग पर, दवा दे दी, कुल्ला करा दिया, ब्लीडिंग बंद हो गई। पुलिस परेशान थी 4-5 दिन से। अंतिम अध्याय तक उसने इनकी ABCD की। थोड़ी देर बाद इनके पास कोई चारा नहीं था सिवा सच बताने के, और फिर वो सच पर आ गया। उसने बताया कि खुदाया बाबा के देव स्थान पर वो बैठा हुआ था अपने मोबाइल के साथ। मोबाइल उसने घटना के बाद तोड़कर, अपना भी और बच्चे के पास भी मोबाइल था, दोनों तोड़कर खेत में कहीं फेंक दिया था। बाद में टूटा हुआ मोबाइल मिला, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा उससे पता नहीं लगा। उसकी CDR से ये ज़रूर पता लगा कि ये नेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, देर रात तक करता है। पूछताछ से पता लगा कि वो पॉर्न देखने का आदी हो गया था, और पॉर्न भी कैसा, समलैंगिक पॉर्न उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। वहाँ पर वो उस समय ऐसी ही कोई पॉर्न क्लिपिंग, बार बार लोगों ने ये भी पूछा है कि साहब यूपी में बैन है, आप नहीं देख सकती। ये बिल्कुल सही है, बैन किया गया है। और आप अगर अपने मोबाइल से ब्राउज़ करते हैं कोई ऐसी साइट जो कि प्रतिबंधित है, खासकर पोर्नोग्राफिक साइट, तो आपके पास तुरंत एक मैसेज यूपी पुलिस की तरफ से आएगा कि आपने इतने बज के इतने मिनट पे पोर्नोग्राफिक साइट्स पर जाने का प्रयास किया है या गए हैं। आपको वार्निंग दी जाती है कि आप आइंदा से करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सामान्य आदमी तो डर ही जाता है, लेकिन जैसे आप प्रतिबंध लगाएं, जैसे शराबबंदी में शराब सबसे अधिक सेवन करते हैं लोग, वैसे ही आपने जब इस पर प्रतिबंध लगाया तो इसका भी तोड़ गांव तक में बच्चों ने, लड़कों ने, यंगस्टर्स ने निकाल लिया। प्रॉक्सी सर्वर पे कैसे जाएंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे। सोनू ने भी यही किया था। वो उस समय देख रहा था। इसी बीच नीलेश अपने भैंसों की देखभाल के लिए वहाँ आ गया। दुआ सलाम की उसने, पूछा कि ये क्या देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो? उसने कहा देख रहा हूँ, तुम भी देखोगे? तो उसने कहा नहीं, ये भैंसों का सब जो चारा पानी होता है वो सब करके मैं घर जाऊँगा। उसे किसी तरह अपनी बातों में फंसा के और गन्ने के खेत में ले गया। सियाराम के गन्ने के खेत में, सियाराम पुत्र निर्मल के गन्ने के खेत में उसे ले गया, और फिर उसके बाद जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। बच्चे ने इसका विरोध किया, लेकिन उस कामांध सोनू के दिमाग पे, दिल पे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने उसका मुंह दबाया, चिल्लाने से रोका और कोशिश करता रहा, लेकिन उसने जब तक उसकी जान थी उसको रेजिस्ट किया। गला और मुंह दबाए दबाए एक समय में बच्चा ठंडा पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसने हाथ लगाकर नाड़ी में और देखने की कोशिश की, हिला डोला के, और उसे लगा कि ये मर गया। उसको मरा हुआ देखकर उसका भी नशा काफूर हो गया और वहां से वो भाग गया। सोनू गिरफ्तार किया गया। 21 अक्टूबर को
हत्या के इस मामले में चार्जशीट नंबर 501/20 हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में सबमिट कर दिया। अब धीरे धीरे उसके ट्रायल का समय आ रहा है। लेकिन फिर एक यक्ष प्रश्न, पिछले 3-4 सालों में आप अगर हर रोज खबरों को देखें, और जो इस तरह की खबरें मैंने आपको बताई हैं नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार की, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे मनोरोगी थे जो इस तरह के वीडियो क्लिप्स देखा करते थे। सरकार ने शायद इसीलिए प्रतिबंधित किया, नहीं देखेंगे पोर्नोग्राफिक साइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्रतिबंधित है, लेकिन चोरों को तमाम रास्ते मिल जाते हैं। मैंने बताया था कि गांव के जो मोबाइल की दुकानें हैं रिपेयर की, जहां मोबाइल का कवर, स्क्रीन गार्ड, रिचार्ज कूपन तो मिलने बंद हो गए, लेकिन अगर फिर भी कोई रिचार्ज करना नहीं जानता है तो वहाँ पर वो रिचार्ज भी, पैसा दीजिए आप मोबाइल से ही रिचार्ज कर देंगे। इस तरह के काम छोटे छोटे जो शॉप्स खुली हुई हैं, वो इस तरह की वीडियो क्लिपिंग्स डाउनलोड करके 15-15, 20-20 रुपए में बेचते हैं। कई बार पुलिस ने तमाम तफ्तीश के बाद ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया और जेल भी भेजा, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। जब से इंटरनेट बहुत सस्ता और बहुत फास्ट, खासकर जब से जियो ने इंटरनेट फ्री किया था, आज से कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले, यंगस्टर्स को चाहे लिखना पढ़ना ना आता हो, चाहे अभी भी वो अंगूठा लगाते हों, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर पर जाकर पोर्नोग्राफिक साइट्स को टच करना और उसकी वीडियो को डाउनलोड करना, उनकी आंखें बंद कर दीजिए फिर भी वो अपनी उंगलियों से अपने मोबाइल पर ऐसे साइट्स पर पहुंच के वो डाउनलोड कर ले रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा सकता। इंटरनेट को आप नहीं बंद कर सकते। ये तो कुछ लोग हैं जो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, उसके बहुत ढेर सारे सदुपयोग भी हैं। तो फिर आखिर क्या रास्ता है? कैसे इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो टारगेट किया जा रहा है? और मैंने आपको अपने बरेली रेंज की जो कुछ घटनाएं, इससे भी विभत्स घटनाएं और हुई हैं। बहुत छोटी 4 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियों के साथ कामांध लड़कों ने, नर पिशाचों ने बहुत ही गंदी हरकत की है। पुलिस का काम है ऐसे लोगों को पकड़ना, जेल भेजना, ट्रायल कराना। कभी कभी बहुत इस तरह के केसेस में पुलिस ने ट्रायल करा के इनको सज़ा भी दिलाई, 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में। एक ऐसे और प्रकरण को मैं आपको बताऊंगा जिसमें 28 दिन में आजीवन कारावास की सज़ा भी दिलाई गई, लेकिन उसके अगले ही दिन दूसरी घटना हो गई। आखिर किया क्या जाए इनका? कौन दोषी हो गया? जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोषी हैं, या समाज दोषी है? आप भी एक बार आत्मावलोकन करें, आप भी एक बार सोचें। आपके परिवेश में भी ऐसे भेड़िए मौजूद होंगे, आपके घर में भी बच्चियां होंगे। उनकी कुत्सित नज़र से हमें ही बचाना है। हम आप नहीं खड़े होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब लोग मिलकर सोचेंगे तो शायद कोई तरीका निकल आए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।